हेलो फ्रेंड्स। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने ही आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स फ्लैश में। दोस्तों, अभी तक हमने बेसिक टूल फॉर फिजिक्स की शुरुआत की थी कि फिजिक्स पढ़ने के पहले हम क्या वो चैप्टर्स पढ़ें कि है ना हमारे कंसेप्ट आगे भी क्लियर रहें। क्या ये टूल्स बार बार आने वाले हैं जिससे हमको फिजिक्स में पढ़ने में मदद मिलेगी, अपनी कंसेप्ट को क्लियर करने में मदद मिलेगी? तो हाँ, बिल्कुल सही है। हमने उन्हीं टॉपिक्स को सबसे पहले कवर किया जो आपको फिजिक्स में बार बार पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इस लेक्चर्स को बार बार देखें, और अगर नहीं देखा है तो आप फिर से शुरू से कोई पॉइंट छूट गया है तो एक बार उन वीडियोस को फिर से रिविजिट कीजिए। तब भी आपको लगता है कि कोई चीज़ इंक्लूड नहीं की गई है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फ्रेंड्स, अगर आपने ये 20 से ऊपर जो वीडियो लेक्चर हमने इस प्लेलिस्ट में ऐड कर रखे हैं, अगर आपने इनको कवर कर लिया तो मैं 100% गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स के वीडियो भी मैं प्रॉपरली अपलोड करता रहूँगा। लेकिन अगर आप अपने अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं किए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये वीडियो लेक्चर पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए है जो किसी कारण से अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या तो उनको प्रॉपर कोचिंग का एक्सेस नहीं है, या फिर उनको गाइडेंस की कमी है। कोचिंग तो है पर फिर भी वहाँ गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, या फिर ऐसी कोचिंग में जा रहे हैं जहाँ भीड़ इतनी है कि बच्चा अपने कंसेप्ट्स को क्लियर नहीं कर पा रहा है। वो ये नहीं देख पा रहा है कि है ना उसको किस तरीके से आगे मूव करना है, या फिर बच्चा बहुत ही शाय है, वो कोचिंग में नहीं पूछ पा रहा है कि है ना मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप का इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, लगता है कि आप पढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये वीडियोस आपको वो क्लैरिटी दे देंगे। इसके साथ ही मैं फ्री गाइडेंस वीडियोस भी बनाऊंगा इस चैनल पे, जो आपको मदद करेंगे कि बीच बीच में अगर आप डीमोटिवेट हो जा रहे हैं, आपको लग रहा है आप फिजिक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कैसे भी उस चीज़ को हैंडल कर सकें। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी तक वेक्टर्स के टॉपिक में हमने 9 लेक्चर से ज़्यादा बना लिए हैं। 8th और 9th लेक्चर के पार्ट ए और पार्ट बी हैं। वेक्टर्स का ये 10th लेक्चर है, जो क्रॉस प्रोडक्ट बाय वेक्टर प्रोडक्ट हमारा आखिरी टॉपिक होगा। एक बार ये टॉपिक क्लियर हो गया तो बेसिक टूल फॉर फिजिक्स की वीडियो सीरीज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैथ्स के अगर कुछ फॉर्मूले कभी मुझे लगता है कि ज़रूरी है, वो मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। ठीक है, तो चालू करते हैं। आपको क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा। अगर वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं बनेगा आपको अपना टाइम वेस्ट करने का। आप वो 1 मिनट 2 मिनट वॉच करके और उसके बाद चले जाएंगे, स्किप कर देंगे, तो फिर मतलब नहीं है। आपने वो 2 मिनट 3 मिनट भी अपने खराब कर दिए। तो लेक्चर को पूरा देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेक्चर को पूरा देखते हैं तभी आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि लेक्चर में कोई चीज़ ऐसी मिसिंग है जो आप पढ़ना चाह रहे थे और आपको नहीं मिल रही, तो आप कमेंट में बताइए, तो फिर मैं आपको वो वीडियो लिंक दूंगा जिसमें आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वो अपने 7 से 8 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर बनाए हैं कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कई बार वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी जो आगे आने वाली है और आपको पता भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हम अपने आखिरी टॉपिक पे, बेसिक टूल फॉर फिजिक्स के आखिरी टॉपिक पे ध्यान से इस वीडियो को प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी तो स्केलर है, मतलब दो वेक्टर्स को अगर आप डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हो और जो आंसर आता है वो स्केलर है, तो वो मल्टीप्लिकेशन एक तरीके का डॉट प्रोडक्ट होगा। ओके, अगर हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो जो आंसर आ रहा है वो स्केलर है, तो वो प्रोडक्ट तो है, पर किस तरीके का प्रोडक्ट है? वो स्केलर प्रोडक्ट है।
ठीक है, हमने एग्जाम्पल में लिया था वर्क डन लिया था। वर्क डन इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं दी रहती है, पर फोर्स और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इनके बीच में जो प्रोडक्ट होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन बनाने की कोशिश करूं तो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये होगी कि फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर्स तो हैं और ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो ए और बी को क्या करेंगे, क्रॉस, और जो आंसर आएगा वो हमारा वेक्टर है। ठीक है, ए और बी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई तो किया, पर वो जो आंसर दे रहा है वो भी एक वेक्टर है, तो इसको कहेंगे क्रॉस बाय वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, क्रॉस बाय वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस बाय वेक्टर प्रोडक्ट। तो एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूं तो क्या हो सकता है, मैं देखता हूं कि टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये मल्टीप्लिकेशन है आर क्रॉस एफ का। ठीक है, आर क्रॉस एफ का। तो क्योंकि आर भी वेक्टर है, एफ भी वेक्टर है और जो रिजल्ट आ रहा है वो भी वेक्टर है, तो इनके बीच का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है। जैसे एग्जाम्पल में दो वेक्टर्स का यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी वो डी ना हो करके सिर्फ मैग्नीट्यूड देगी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देगी, मतलब यहाँ वेक्टर डी नहीं, कोई सिंपल डी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहां पे लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली कि वेक्टर प्रोडक्ट की जरूरत क्यों पड़ गई और क्या है वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन और ये क्या है, इसका कंसेप्ट समझने के लिए हम दो वेक्टर्स को लेते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब दोनों के टेल को ज्वाइन करना है क्योंकि दोनों के बीच का एंगल हमें निकालना है। मैंने पहले के वीडियो लेक्चर में ये जरूर बताया है कि अगर दो वेक्टर्स की टेल को आपस में आप ज्वाइन कर दो तो उनके बीच का एंगल आप निकाल सकते हो। तो इन दोनों के एंगल के बीच का एंगल हम ले लेते हैं थीटा। अब जैसे ही हमने इसको क्रॉस किया हमें मिल गई वैल्यू ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अब हमें इस टर्म को समझना जरूरी है, ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ। ठीक है, ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप देखते हैं एक वेक्टर इस तरीके से गया है और एक वेक्टर ये है, ठीक है, इसको एरो समझिए, इसको टेल समझिए, तो ए बी की तरफ घूमेगा। ठीक है, ए क्रॉस बी मतलब ए बी की तरफ रोटेट कर रहा है, बी आपका स्टेबल है, ए बी की तरफ रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो आपको मैथमेटिकली उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए की लेंथ, ये वाले वेक्टर की लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ये वाले वेक्टर की लेंथ इनटू साइन ऑफ एंगल, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि सर आपने ये एन कैप क्यों लिया है, व्हाट इज दिस एन कैप। ये यहां तक तो जो हमारा टर्म था वो आपको एक स्केलर वैल्यू देगा, स्केलर वैल्यू देगा, मैग्नीट्यूड देगा, मैग्नीट्यूड देगा। पर चूंकि इन दोनों का जो रिजल्ट आना चाहिए वो वेक्टर आना चाहिए और किसी भी स्केलर को वेक्टर बनाना है तो सबसे अच्छी बात यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए। पर हम देखते हैं कि जब ए और बी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसका रिजल्टेंट कोई थर्ड वेक्टर होगा। अब वो वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है, वो वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है, तो वो डायरेक्शन ये देता है एन कैप। तो कई बुक्स में आपको एन कैप मिलेगा
और कई बुक्स में एन कैप नहीं भी मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको डिलेमा को कैसे दूर करेंगे, तो देख लेते हैं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अगर ये दोनों इस मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिसमें b तो फिक्स है मगर a b की तरफ आ रहा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये ए बी साइन थीटा एन कैप, ये टोटल एक वेक्टर है। ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन आपका एक वेक्टर है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, तो a को b से मल्टीप्लाई किया, ए बी साइन थीटा, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो हम डायरेक्शन देंगे वो डायरेक्शन आती है राइट हैंड थंब रूल से। जो वेक्टर का डायरेक्शन हमें मिलता है वो होता है राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूं। तो अगर a क्रॉस b है, ठीक है, a क्रॉस b है, ये वाला वेक्टर इसकी तरफ आ रहा है, तो आप राइट हैंड के पाम को इसकी तरफ फेस करेंगे। किसकी तरफ? इसकी तरफ फेस करेंगे और b की तरफ घुमाएंगे। आपको कैसा घुमाना है कि आपका पाम बंद होए, आपको ऐसा नहीं घुमाना है, आपका पाम बंद होना चाहिए। तो अगर मैं a को b की तरफ इस तरीके से घुमाता हूं तो पाम मेरा क्लोज तो नहीं हो रहा है। पाम क्लोज होगा जब मैं अपने हाथ को इस तरीके से रखूंगा और b की तरफ रोटेट करूंगा। ये डायरेक्शन है। यहां देखिए a की तरफ आपने अपना राइट हैंड रखा, याद रखिए राइट हैंड रखा और b की तरफ क्लोज किया, तो थंब की डायरेक्शन, आपकी थंब की डायरेक्शन बताएगी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों को क्रॉस करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, तो जो आंसर आया उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। तो हम फिर से देख लेते हैं कि जब a क्रॉस b है तो जो वेक्टर पहले लिखा है उस वेक्टर की तरफ आप हैंड इस तरीके से रखेंगे कि वो आपको, आप दूसरे वेक्टर की तरफ जाए तो आपका पाम क्लोज होए और जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन थंब बताएगा। तो जब मैं इसको क्लोज करता हूं, अपने इस हैंड को क्लोज करता हूं और बंद करता हूं, यहां से यहां जाता हूं, तो थंब की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है, पेपर की तरफ होती है। ठीक है, इसके मैं उल्टा भी देख लेता हूं। मैं देखता हूं कि अगर वेक्टर a, अगर आई एम सॉरी, वेक्टर a की डायरेक्शन तो वही है, ठीक है, और वेक्टर b की डायरेक्शन भी सेम है, मगर मैं b क्रॉस a करूं, मुझे चाहिए मैं b क्रॉस a करूं, तो पहले क्या लिखा हुआ है? वेक्टर b। पहले क्या लिखा हुआ है? वेक्टर b लिखा हुआ है। तो b से जब मैं a की तरफ जा रहा हूं, तो देखिए b से आप जब a की तरफ जाते हैं और अपने पाम को क्लोज करते हैं तो थंब का डायरेक्शन आपकी तरफ है, पेपर के बाहर की तरफ है, पेपर से आउटवर्ड है। ठीक है, तो मेरे जो थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है, मेरे जो थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन है वो आउटसाइड द पेपर है। ठीक है, तो आप देखिए जब आप a क्रॉस b कर रहे थे तो थर्ड वेक्टर की जो डायरेक्शन थी, है ना, वो इनसाइड द पेपर थी, पेपर के अंदर की ओर थी। आप इसको फिर से स्केच पेन से देख लीजिए। a से b जब क्लोज हो रहा था तो जो रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के मल्टीप्लाई होने से निकल रहा था वो इनसाइड द पेपर था। इन आपने किया a क्रॉस b, a को आपने b से मल्टीप्लाई किया, आपका रिजल्टेंट वेक्टर ये रेड वेक्टर आया
और ये वेक्टर की डायरेक्शन आप देखिए, टिप आपकी तरफ है, टिप आपकी कैमरा की तरफ है और एरो आपका आपसे दूर जा रहा है। तो ये इनसाइड द पेपर है। इनसाइड द पेपर क्यों है? क्योंकि हमने पाम को ए की तरफ रखा, बी की तरफ हमने घुमाया ऐसा कि हमारा पाम क्लोज हो गया, तो थंब की डायरेक्शन ने मेरे को बता दिया, ये देखिए थंब की डायरेक्शन पेपर में जा रही है, तो मुझे ये पता चल गया कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर पेपर के अंदर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है। उसी तरीके से जब मैं B क्रॉस A कर रहा हूं, जब मैं B क्रॉस A कर रहा हूं, A तो फिक्स है, B को A की तरफ ले जा रहा हूं, तो मेरा रिजल्टेंट डायरेक्शन ऊपर की तरफ निकला। जब ऊपर की तरफ निकल रहा है तो B से मैं देखिए A की तरफ जा रहा हूं, थंब मुझे स्क्रीन की तरफ दिखा रहा है, तो ये वेक्टर की डायरेक्शन पेपर के बाहर है। पेन की टिप आपको पेपर के डायरेक्शन बता रही है, तो इस जगह पे पेन की डायरेक्शन ऐसी थी और इस जगह पे पेन की डायरेक्शन आपकी तरफ है। तो जब इनसाइड द पेपर जा रहा होता है तो हम उस इनसाइड द पेपर अगर रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है, यहाँ पे वेक्टर r ले ले रहा हूँ, तो इनसाइड द पेपर को हम रिप्रेजेंट तो करना होगा मैथमेटिकली, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या? क्रॉस से। ठीक है। और जब आउटसाइड है, आउटसाइड द पेपर अगर रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। क्यों? अब इसका भी मतलब आप समझ लीजिए, क्योंकि जब आप एक एरो को देखते हैं, जब आप एक एरो को देखते हैं और आप देखिए जब ये एरो दूर होता है, जब एरो आपसे दूर जाएगा तो पीछे आपको क्रॉस टाइप दिखेगा, और जब एरो आपकी तरफ आ रहा है, जैसे ये पेन को एक एरो मानिए, तो आपको सिर्फ इस पेन की टिप दिखाई देगी, तो आउटसाइड द पेपर आपको डॉट दिखेगा जब एरो आपकी तरफ आ रहा है, और आपसे दूर जा रहा है मतलब इनसाइड द पेपर जा रहा है तो क्रॉस दिखेगा। सिंपल टिप है, ठीक है, याद रखने की। हाँ, तो टू मेमोराइज थिंक ऑफ एरो, अगर आप कभी भूल गए, ये मेरी टिप है याद रखने की, क्योंकि आप पेपर के अंदर अगर जा रहा है मतलब एरो फार फ्रॉम यू, एरो फार फ्रॉम यू, और जब आप एरो को जाते हुए देखेंगे तो उसका बैक आपको एरो बैक, एरो का जो बैक है वो seems as cross। सिमिलरली अगर एरो आपकी तरफ आते हुए दिखे टूवर्ड्स यू, तो इट सीम्स एज डॉट, इट सीम्स एज डॉट, ये आपको एक डॉट की तरह दिखेगा, आपकी तरफ आ रहा है तो डॉट की तरफ दिखेगा। ठीक है, तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटू बी इंटू साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसी थर्ड वेक्टर वेक्टर सी के बराबर हो रहा है तो वो वेक्टर सी और कुछ नहीं है, ए बी साइन थीटा एन कैप के बराबर है। ये हमारा सी को ही हम रिजल्टेंट वेक्टर मान रहे हैं। ठीक है, इसी को ही हम अपना रिजल्टेंट वेक्टर बोल रहे हैं। तो एन कैप की डायरेक्शन होगी राइट हैंड थंब रूल से, एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी?
राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है मैंने आपको समझा दिया है। और मैंने बोला था कि अगर वेक्टर b क्रॉस a क्या होगा, है ना। अब क्योंकि a क्रॉस b है, a क्रॉस b में वेक्टर c का जो डायरेक्शन है वो इनसाइड द पेपर है, तो इनसाइड द पेपर हम क्रॉस साइन लेते हैं, ठीक है। ये बताने के लिए इस वेक्टर का इनसाइड द पेपर है डायरेक्शन। अब इसको देखते हैं, तो ये क्या होता है आपको बी ए साइन थीटा। ये एन कैप तो देगा मगर ये किस डायरेक्शन में देगा, ये डायरेक्शन तो दे रहा है मगर इसका जो रिजल्टेंट है वो इस तरीके से है, जस्ट आउटसाइड द पेपर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो हमारा वेक्टर नीचे की तरफ है, और अगर बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो हमारा वेक्टर ऊपर की तरफ है। दोनों एक दूसरे को 180 डिग्री पे काट रहे हैं, दोनों एक दूसरे को 180 डिग्री पे काट रहे हैं। तो ए क्रॉस बी रिजल्ट क्या आया हमारा, हमने देखा हमारे वेक्टर की फाइनल वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी कभी भी बराबर नहीं होगा वेक्टर बी क्रॉस ए के, है ना। तो नंबर 1 क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव, इज नॉन कम्यूटेटिव, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर जस्ट 180 डिग्री डायरेक्शन में है, जस्ट एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल में है, तो हम ये लिख सकते हैं बट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो गया, माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो हमने पहले पॉइंट में हमारा पढ़ लिया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को आप इक्वल टू तो नहीं लिख सकते, मगर क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है तो आप इसको लिख सकते हो ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। अब सेकेंड चीज क्या हो गई, क्या अगर हमें वेक्टर ऐसा दिया हो तो हम इसको इंडिविजुअली इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये इस लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। क्योंकि वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए हम बाकी के चीज़ कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन और इसके न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में करेंगे, और न्यूमेरिकल अगले वीडियो में करेंगे।